अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। IMF मुआहदे के खुशगवार असरात का सिलसिला जारी है। डॉलर की इंटर बैंक कदर में ₹10.5 कमी हुई है, मगर आलमी रेटिंग्स एजेंसीज अब भी पाकिस्तान की डॉलर ज़रूरियात के बारे में खदशात का शिकार हैं। मूडीज़ और फिच ने इस हवाले से IMF प्रोग्राम को नाकाफ़ी करार दिया है। वज़ीर आज़म को इस बात का एहसास है, इसलिए वो सबको मशवरे हैं। कम से कम अगले 15-20 साल अपने अपने दायरे में रहते हुए वक्त की हुकूमत, सियासतदान और इन इदारों को हम मिलकर काम करेंगे तो तरक्की हमारे कदम चूमेगी। कुर्बानी और इज़हार का रास्ता है जो कि आम आदमी नहीं, वो मुझसे, आपसे, अशराफिया से ये सफर कुर्बानी और इज़हार मांगता है। फख्र या लम्हा नहीं है, ये लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए। अल्लाह करे आखिरी हमारी IMF से डील हो और दोबारा कभी हमें IMF के पास न जाना पड़े। वज़ीर आज़म और आलमी रेटिंग एजेंसीज की बात की इस लिहाज से भी दुरुस्त है कि कोई भी मुल्क एड से नहीं ट्रेड से तरक्की करता है, लेकिन ट्रेड के लिए फ़िलहाल हालात साजगार दिखाई नहीं देते। गुज़िश्ता एक साल में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में 13% कमी हुई है। इस तरह सरमायाकारी और तरसीलात ज़र में भी कमी का रुझान है। ऐसे में कशकोल से जान कैसे छूट सकती है। बहरहाल दूसरी तरफ हुकूमत ने रात गए ऑर्डिनेंस के जरिए नैब कवानीन में तरमीम कर दी है। आम बात यह भी है कि कौमी असम्बली के इजलास जारी है, इसको मुलतवी करके ऑर्डिनेंस का रास्ता अपनाया गया है। अगर मामूली मसला होता तो कौमी असम्बली के जारी इजलास में बिल पेश किया जा सकता था, मगर शॉर्टकट इख्तियार किया गया। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट जजेस की तनख्वाह में इजाफे का भी सदारती हुक्मनामा जारी हो गया है। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, जबकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कुछ दिन पहले ही जजेस की तनख्वाहों पर एतराज़ उठाया गया था। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस के काबिल समाअत होने का मामला दोबारा ट्रायल कोर्ट को रेफ़र कर दिया है। PTI चेयरमैन को वक्ती रिलीफ मिला है। मियाँ नवाज शरीफ दुबई से सऊदी अरब रवाना हो गए हैं, जहाँ अहम मुलाकातें मुतवक्के हैं। तमाम इशूज़ पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। मलिक साहब, ज़रा ये बताइएगा, ये जो नैब ऑर्डिनेंस है, पहले ज़रा इस पर बात कर लेते हैं। इसकी क्यों रातों रात ज़रूरत पेश आई है, एकदम से ऑर्डिनेंस के ज़रिए क्यों लाएँ इसको? नहीं, क्योंकि असेंबली का सेशन ख़त्म हो चुका था और कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी जिनको ठीक करना था, उसके लिए लाया गया ये ऑर्डिनेंस, जिसकी बड़ी एक छोटी सी मियाद है। और उस मियाद के बाद जैसे ही असेंबली दोबारा सेशन में आएगी उसे एक बिल की शक्ल दे दी जाएगी, तो उसमें कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है। ओके, लेकिन ये टाइमिंग मैटर करती है ना, क्योंकि कल ही सेशन एंड हुआ है और ये ऑर्डिनेंस आया है रात को। ऑर्डिनेंस जारी करने के लिए कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया गया है, क्योंकि इजलास के दौरान ऑर्डिनेंस जारी नहीं हो सकता था। ज़ाहिर है सदर मुमलिकत ने रात गए हज से वापस आना था। उनके आने से कुछ घंटे पहले कायम मकाम सदर जो हैं वो इस पर दस्तखत कर गए। इतनी अर्जेंसी की क्या वजह थी? और हमें तो ये अंदाज़ा हुआ कि सदर सदर होता है, इसका मतलब चाहे कायम मकाम हो या मुस्तकिल हो। वो सदर साहब का कुछ हम तो बड़ी इज़्ज़त की निगाह से उनको देखते हैं, मगर अगर आप उनका कुछ रवैया देखें, बिल्स की जो उनके पास जाते हैं, जैसे वो उनको लेकर बैठे रहते हैं या उनको साइन नहीं करते या उनको वापस भेज देते हैं, तो उसमें मुझे कुछ ऐसी वजह समझ आ रही है जिसका आप इशारा दे रहे हैं। और हो सकता है उसमें कोई ऐसी चीज़ हो कि सदर साहब ने कौन सी हमारी बात माननी है। जी तो हमारी ख्वाहिश तो ये होती है कि वो पाकिस्तान के सदर बने, मगर बाज़ दफ़ा उनकी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो एक पार्टी का सदर बनने पर मरकूज़ हो जाती हैं। इस वजह से कुछ थोड़ा सा उनकी ज़िंदगी में भी स्ट्रेस किया है, कुछ अपना काम भी आसान किया है। मैं नहीं जानता कि इसकी वजह क्या है, लेकिन जो आप ज़ेरे लब कह रहे थे वो मैं बावाज़े बुलंद कह रहा हूँ कि आप जिस दिन से ओथ लेने से लेकर आज तक जितने बिल गए हैं सदर साहब के पास, या जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जजों के मुतल्लिक उन्होंने जो चीज़ें पेश की हैं या उनको, तो उनका रवैया कुछ थोड़ा सा अजीब सा रहा है। तब मगर असेंबली वाली कोई ऐसी ख़ास बात नहीं, क्योंकि हमारा अपना भी ये बड़ा कवी ख्याल क्या है, ये मुल्क का आइन और कानून है कि जैसे ही असेंबली सेशन में आएगी तो फौरी तौर पे इसको बिल की शक्ल दे दी जाएगी और इसकी मुद्दत जो है वो 90-120 दिन है, उसके बाद ये वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो नहीं है कि एक तरफ जो है वो सदर साहब को हज पे भेज के किसी को ज़ियारत कराने की तैयारी हो रही? सदर साहब तो हज अपनी मर्ज़ी से गए हैं, और अगर कोई ज़ियारत पे गया तो
वो अपनी करतूत एक अजीब सा लफ्ज़ है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता इस्तेमाल करना। तो आपको मुनासिब लफ्ज़ ढूंढ लें उसके लिए कि यार जो ज़ियारत के इरादे से ही किया आपने? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मेरा ख्याल है कि कुछ एक दो चीज़ें थी जो बड़ी देर से चल रही थी और बड़ी कोशिश की गई कि जितनी देर असेंबली सेशन थी उस दौरानिए में ये पेश इसको कर दिया जाए, मगर नहीं कर पाए। तो फिर ये फ़ैसला किया गया कि जो छोटी छोटी चीज़ें, एक या दो चीज़ें हैं, इनकी क्लैरिफिकेशन के लिए अभी इसको दे दिया जाए ऑर्डिनेंस की शक्ल, और जैसे ही असेंबली आएगी असेंबली के सामने पेश कर दिया जाए। ज़ियारात के हवाले से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखें, आप ज़रा देख लीजिए जो कुछ इस मुल्क में हुआ है, उसके बाद आपका घर, अगर कोर कमांडर का घर महफूज नहीं तो क्या आपका घर महफूज है या मेरा घर महफूज है? तो ये सवालात तो उठेंगे कि अगर वो इदारे जिन्होंने मुल्क का दिफा करना है, आप उनके कलों पे हमले कर देंगे, और वो लोग जिन्होंने अपने लिए जान दी, इनके नजराने दिए हैं, जिनके लिए इंडियन सोल्जर्स ने खड़े होकर सैल्यूट किया उनकी शहादत के बाद, और पाकिस्तान को लिख कर भेजा कि किस जुर्रत से उन्होंने जवामर्दी से अपनी मुल्क के लिए जान दी है, उनके मुजस्मे उठा के फेंकना, तस्वीरें खींचना वगैरह वगैरह जो कुछ हुआ है, उसके बाद कुछ लोगों की ज़ियारत तो बनती हैं ना, कम से कम तहकीक तो बनती है। या इसी तरह अगर किसी एक शख्स को या 250 मिलियन डॉलर या 190 मिलियन पाउंड का फ़ायदा देने की कोशिश की जाए और उसके बदले 400-450 कनाल ज़मीन ले ली जाए, और जिस कागज़ के ज़रिए वो 250 मिलियन डॉलर जो गरीब लोगों को हुकूमत पाकिस्तान के पास आने थे, 250 मिलियन का मैं आपको मतलब बता दूं, 250 मिलियन का मतलब है 1/4 हमें अभी ट्रांश मिलनी है IMF की, उसका 1/4 एक जुम्बिश कलम से पिछले प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़े रियल एस्टेट डीलर को दे दिए। तो आप मुझे बताओ, और फिर उनसे 450 कनाल ज़मीन भी ले ली और कहा कि वो तो ट्रस्ट में डाली है, मेरी और मेरी बेगम साहिबा का ट्रस्ट है, लेकिन ट्रस्ट में डाल दिए। तो भाई आप सोचें, अगर यही बात ये वजारत में हमारी जो पेट्रोलियम की वजारत है, आपको पता चले कि मैंने किसी को 250 मिलियन डॉलर का फ़ायदा दे दिया और किसी ट्रस्ट में अपनी और बेगम के नाम पे 200-400-500 कनाल ज़मीन ले ली, तो आप क्या प्रोग्राम मेरे मुतल्लिक करेंगे? तो वो ज़ियारात जो हैं, अगर किसी ने कुछ ऐसी करप्शन की है या मुल्क के इदारों की तहकीर की है या शोहदा की तहकीर की है, तो वो ज़ियारात तो फिर अपनी चेयरमैन PTI इज इन ट्रबल करनी पड़ेंगी, उसका ऑर्डिनेंस से कोई ताल्लुक नहीं। चेयरमैन PTI इज इन ट्रबल नाउ। देखिए, चेयरमैन PTI चेयरमैन PTI इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन। इस वजह से ये तमाम लोग जो हैं, अगर तहकीक के ज़रिए पता चलता है कि जिन लोगों ने आगे लगाई हैं ये बात सिर्फ उन तक महदूद है, तो ये मुकदमेबाजी भी सिर्फ उन तक महदूद रहेगी। लेकिन अगर कोई शवाहिद मिलते हैं कि किसी को कहा गया कुछ करने को, तो जिसने भी कहा, चेयरमैन साहब की बात नहीं मैं कर रहा, जिसने भी कहा उसको कम से कम आके शामिल तफ्तीश होकर ये बताना तो होगा कि मैंने ये क्यों कहा था। इसी तरह अगर किसी ने कोई ज़मीन किसी से ली है एक ताकत की सीट पे बैठ के और इतनी बड़ी तादाद में, तो उसको बताना तो पड़ेगा कि क्या ये एक्सीडेंट ही है कि मैंने ज़मीन जिससे ली उसी को 250 मिलियन डॉलर का फ़ायदा दे दिया, और 250 मिलियन का फ़ायदा भी ऐसे नहीं दिया किसी कारोबार में, यानी वो पैसे जो सरकार के थे, जो इकोनॉमिक क्राइम्स एक्ट के तहत, लंदन के कानून के तहत जब पकड़े जाएं पैसे, इल गॉटन मनी, अनजस्टिफाइड मनी, तो ये उस मुल्क को जाता है, यानी पाकिस्तान को जाता है जहां से वो पैसा आया हो। तो पाकिस्तान के बजाय एक सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट दे दिया जिसमें उन्हीं साहब ने जुर्माना मलिक रियाज साहब ने जमा करवाना था, और कह दिया, हुकूमत ने जाके वहाँ पे कागज़ पे दस्तखत कर दिए कि आप इस नामुराद अकाउंट में पैसे जमा करवा दें। तो भाई ये क्या बात है? अब किसी को हिसाब तो देना होगा ना इस बात का। ओके, लेकिन माजी में आप लोग हमें डॉक्टर साहब बताते थे, या ये दलाइल सुनने को मिलते थे कि कत्ल करने वाले का जिस्मानी रिमांड 14 दिन और नैब का मुल्ज़िम 90 दिन होता है, और जो जुल्म है फिर ये कि वारंट गिरफ्तारी के लिए नैब चेयरमैन के मुताल्लिक इख्तियार को गलत इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से तरमीम करके इन शिकों को आपने तब्दील किया, लेकिन 1 साल बाद ही इनको दोबारा रिव्यू करना पर्सन स्पेसिफिक ही नज़र आ रहा है। इज़ दैट करेक्ट? नहीं, इस तमाम को तो नहीं किया गया। मेरा ख्याल है जो बहुत ज़्यादा ड्रैकोनियन उसके अंदर चीज़ें थीं उनको तो हटा दिया गया है। ये तो बाज़ जगहों पे छोटी छोटी अमेंडमेंट्स थीं जिनकी वजाहत की ज़रूरत थी, उन चीज़ों की वजाहत की गई है।
यानी अगर किसी जगह पे लिखा हो कि करप्शन के ज़रिए आपको ज़ाती फ़ायदा हुआ है, लेकिन साथ में ये ना लिखा हो कि आपके अहले खाना को फ़ायदा हुआ है या आप किसी और को फ़ायदा करीबी को पहुंचा रहे हैं, तो वो वजाहत अगर दी जाए तो उसमें तो इतनी सफ़ाकाना कोई चीज़ नहीं है। तो मेरे ख़्याल में कुछ चीज़ें ऐसी थीं जिनमें वजाहतों की ज़रूरत थी, वो वजाहतें पेश की गई हैं। और ये वजाहतें भी कोई ऐसे यूनिलैटरली नहीं पेश की गई, ये असम्बली के सामने मैंने आपको बताया। जिस दिन असम्बली सेशन में आएगी, आप ये तो गुमान में नहीं ला सकते कि ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और अब असम्बली सेशन में नहीं आएगी। जैसे ही आएगी असम्बली सेशन में, उसके सामने पेश कर दी जाएंगी। जब तक तो काफ़ी कुछ पुलों के नीचे से पानी गुजर चुका होगा। मुझे ये बताएं कि नैब तरमीम पहले ही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है कि ज़ेर समाअत पुलों के नीचे तो पानी मुसलसल बह रहा होता है भाई, पुलों के नीचे तो पानी रुकता मगर कभी तेज कभी हल्का बहता है ना, लगता है कि तेज का सीजन शुरू होने वाला है। पुल हो, पुलों के नीचे पानी कभी हल्का कभी तेज बहता है। भाई जिन्होंने तेजी दिखाई है उनको तेजी से बहने दें और मुल्क को साफ आगे होने दें, काम चलने दें। कुछ दिन से पहली मरतबा ऐसा दिखता है कि पॉलिसीज़ के ऊपर भी बात हो रही है, वरना तो सारा दिन यही ले दे होती थी। तो अब मुल्क के अंदर किसी हद तक थोड़ा सुकून आया है, कुछ पॉलिसियाँ बन रही हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट्स के प्रोग्राम आ रहे हैं, अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, तो मुल्क की भी तरक्की किसी सतह पे तो होनी चाहिए ना। तो अब आगे बढ़ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता तो बढ़ना चाहिए हमें। अब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या ऐसा गदर है कि माँ सिवा सियासत ओए तो ओए कोई और बात ही नहीं होती। नहीं, तो ये बात आपकी ठीक है, होनी चाहिए। अभी ये बात आपकी ठीक है कि बड़ा अच्छा इब्तदाइया था। ये बात आपकी दुरुस्त है कि पाकिस्तान की मीडिया टॉक शोज भी और पॉलिटिक्स भी सिर्फ बयानात के गिर्द घूमती है और पॉलिसीज़ पे बात होनी चाहिए। और आपको पता है हम पॉलिसीज़ पे आपके साथ कई प्रोग्राम्स, बड़े तवील प्रोग्राम्स कर चुके हैं। अभी मसला ये है कि कुछ होने को है, बहुत से प्रोग्राम किया आपने, बहुत से प्रोग्राम्स किए जी। और मैं मानता हूँ ये बात दुरुस्त है कि हमें इशू बेस ही बात करनी है, लेकिन चूंकि लगता है मामलात कुछ करीब जा रहे हैं तो इस वजह से इस ऑर्डिनेंस में बहुत कुछ मबहम है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले मामले का डॉक्टर साहब जरा बताइएगा कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस के नाकाबिल समाअत करार देकर वापस ट्रायल कोर्ट का जो फैसला करने के लिए जो भेजा गया है, आप लोग बड़े पुरुम्मीद थे इस केस में नाअहली और फौजदारी कार्रवाई के हवाले से। क्या केस को सही प्रोसिक्यूट नहीं किया गया? व्हाट इज़ योर टेक ऑन? जी, मेरी टेक तो ये है कि हम बहुत पुरुम्मीद थे इंसाफ के लिए, और अगर ट्रायल कोर्ट की किसी भी चीज़ में कोई झोल है, मैंने तो वो फैसला नहीं पढ़ा है, मैंने जैसे आप बता रहे हैं इसी तरह मैंने टेलीविज़न पे देखा और लोगों से सुना है। लेकिन अगर किसी जगह पे, मैंने तो आपको पहले कहा कि हर एक को राइट मिलना चाहिए कि वो अपना दिफा कर सके, अपनी जस्टिफिकेशन पेश कर सके, और उसके बाद अगर कोई जुर्म साबित होता है तो सिर्फ उसके बाद उसे पहले मुल्जिम और फिर मुजरिम ठहराया जाए। इस वजह से नहीं कि मैं पुरुम्मीद हूँ कि ये मुजरिम हो जाए, ये तो कोई बात नहीं ना। ये तो ऐसे ही है कि किसी की गाड़ी में 25 किलो हेरोइन रख दो और बोलो कि मैंने तुम्हें मुजरिम जाना, रखी भी मैंने लेकिन मुजरिम तुम हो, ये तो हम नहीं चाहते। इसी वजह से आपके सामने ये जो अब चीज़ें आ रही हैं, पहले तो ये नहीं आती थी। पहले तो आपको बताया जाता था कि जुमे रात को शाम 4:30 बजे फलां शख्स को पकड़ लिया जाएगा, और उसे पकड़ लिया जाता था। बताया जाता था कि इसको मूंछों से पकड़ के मौत की काल कोठरी में लेकर जाएंगे, और फिर हेरोइन निकल आती थी और उनको मौत की काल कोठरी में ले जाया जाता था। कहा जाता था कि मैं इनके पंखे उतार दूंगा, कूलर निकाल दूंगा, तो निकाल दिए जाते थे। अभी तो ऐसी कोई चीज़ नहीं हो रही। अगर किसी जगह पे अदालतों ने समझा है कि ट्रायल कोर्ट में वापस इसको देखा जाए तो उन्होंने भेज दिया है। अब उस फैसले के हवाले से अगर कुछ तनकीद बनती होगी तो जब मैं फ़ैसला पढ़ लूँगा और 1-2 लोगों से मुशावरत करूँगा तो फिर ही आपको तबसरा कर सकूँगा। इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि आप मुजरिम उस वक्त बनते हैं जब आप पे जुर्म साबित हो जाता है, आप मुल्जिम उस वक्त तक होते हैं जब तक आपकी तफ्तीश की जा रही होती है और आप शामिल तफ्तीश होते हैं, और हर एक को मुकम्मल राइट होना चाहिए अपने दिफा का, और उस तरीक़ाकार के मुताबिक हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं मुल्क को। अच्छा, मियाँ साहब से मुतालिक ज़रा बताइएगा, आज हमारी ख्वाहिशात से नहीं चल रहा, कोई थोड़ा कानून वानून से चल रहा है। सर ये मसला ये है कि मामलात इस मुल्क में ज़्यादातर ख्वाहिशात पर ही चलें, अल्लाह करे कानून पे चलें ताकि हर किसी को यकसा इंसाफ मैसर हो। मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब, मियाँ साहब चले गए आज सऊदी अरब, ईद यूएई में की उन्होंने। इन दौरों का मकसद क्या है बेसिकली, और क्या वो हासिल हो गया है जो मुलाकातें हुई हैं पिछले दिन?
देखिए, बहुत हद तक बहुत सी चीज़ें जो हैं, क्योंकि मियाँ साहब पहले ज़रा लंदन में थे, लंदन में कम दोस्तों का आना जाना होता है, यहाँ बहुत करीब थे, तो बहुत से दोस्त, बहुत से सियासी रुफ़का, बहुत से दोस्त गए हैं। कुछ इलेक्शन की भी गर्मा गर्मी, हमारी जो हुकूमत का वक्त है वो ख़त्म होने को है, फिर केयर टेकर आएगी और इलेक्शन शुरू होंगे, तो उस सिलसिले में इलेक्शन की स्ट्रैटेजी के लिए, क्योंकि वो कायद हैं हमारी जमात के, तो इलेक्शन की क्या स्ट्रैटेजी होगी, तमाम सियासी दीगर जो इल्हाकी जमातें उनसे भी बात करनी बहुत ज़रूरी है और उनकी भी हमसे बात करनी बहुत ज़रूरी। वी कैन नॉट टेक ईच अदर फॉर ग्रांटेड। आफ्टर ऑल हम मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, हमारे बाज़ चीज़ों पे बहुत सी चीज़ों पे मैं ये कहूँगा कि ये बड़ा मुश्किल साल था और जिसमें तमाम इत्तेहादी जमातों ने बहुत सपोर्ट किया है तमाम इनिशिएटिव्स को। वो खुद हुकूमत का हिस्सा थे, उन्होंने अपने हाथ को मजबूत किया, मगर किया है और सियासत नहीं खेली है। तो आने वाले वक्त में कैसे इसको आगे लेकर चला जाएगा, कौन कौन सी जमात जो है वो आपस में बैठ के बात करेगी, कौन कौन सी जमात जो है वो पिच बैटल में जाएगी एक दूसरे के ख़िलाफ़, मगर होपफुली एक महज़्ज़ब तरीके से, और जो पहले ज़बान बोली जाती थी या गुफ्तगू होती थी या तरीक़ाकार था या लोगों को जो मारा वारा जा रहा था या गाली गलोच की जा रही थी, तस्वीरें किसी की बेइज्जती की बना के वायरल की जा रही थी, इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। आप कह रहे हैं इशू बेस्ड पॉलिटिक्स होगी, लेकिन आपने मुझे ये नहीं बताया कि वहाँ पर सिवाय मुलाकातों के अलावा, अच्छा सियासी मंशूर पे आप कह रहे हैं बात होगी, नहीं मुस्तकबिल का लाएअमल तय हो रहा है कि कैसे चला जाए, जो जीत जाए या कोई हार जाए, अगर दोनों थोड़ा थोड़ा जीत जाए और कोलिशन गवर्नमेंट बने तो कैसे चलना है, ये सारी चीज़ें डिस्कस हो रही। जी, हर चीज़ वहाँ पे डिस्कस हो रही है, क्योंकि आप जब मिलते हैं बहुत अरसे बाद अपने कायद को, तो बहुत से लोग जाते हैं, वो अपना नुक्ता नज़र बयान करते हैं, अपनी ख्वाहिशात का इजहार करते हैं और फिर एक तरीक़ाकार तय किया जाता है। तो मैं समझता हूँ अभी वो कंक्लूड नहीं हुआ, वो तरीक़ाकार चल रहा है। और इसी तरह हमारे जो जितने भी दोस्त हैं उनसे, हमारे अपने जो पार्टी के लोग हैं जो पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट करते हैं, उनसे भी मुलाकातें की जा रही हैं सबसे, और बाज़ अहम शख्सियात से भी मुलाकात लगे हाथों हो जाती है। सर, गल्फ कंट्रीज से कोई फाइनेंशियल गारंटीज भी ले रहे हैं आप लोग? करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गल्फ कंट्रीज़ में। तो आपको पहले पिछले दिनों जो ये कुछ एक तरीक़ाकार आपके सामने रखा गया, सबके सामने रखा गया, जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान में होता ये है कि जैसे ही हुकूमत बदलती है तमाम पुराने काम ख़त्म हो जाते हैं, तो उसको एक तसलसल देने के लिए और 18वीं तरमीम के बाद वो तमाम चीज़ें जो सूबों के पास हैं या डिस्ट्रिक्ट में चली गई हैं या वफाक में हैं, उन सब को अलाइन करने के लिए, सीमलेस बनाने के लिए। देखिए, अब 18वीं तरमीम का किसी बैनुल अक़वामी इन्वेस्टर से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है ना, उसको क्या लगे कि आपके यहाँ 18वीं तरमीम है या 12वीं तरमीम है या 8वीं तरमीम है, उसको तो इस बात से लगे कि मैं इस मुल्क में सरमायाकारी करना चाहता हूँ। तो डिस्ट्रिक्ट के भी जो लोग हैं जिनके पास अथॉरिटी है, प्रोविंसेस के लोग जिनके पास अथॉरिटी है, वफाकी इदारे जो हैं, सिक्योरिटी के इदारे, बिकॉज हमारी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स बलूचिस्तान में होने वाली हैं, जो पसमानदा एक सूबा है हमारा, और ये हमारा फ़र्ज़ है कि उसको आगे बढ़ाएं। तो आपने देखा जो एक सेक्टर पूरा जिसको फोकस किया गया है इन्वेस्टमेंट्स के लिए, वो मादनियात का है, माइनिंग का है, जिसका तकरीबन एक्सक्लूसिव और जगहों पे भी है, मगर बहुत बड़ा जो फोकस है वो बलूचिस्तान होगा, क्योंकि उधर पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है। सिक्योरिटी के इदारे हैं उनको भी ऑन बोर्ड लाया गया जी, और तकरीबन 45 से 50 अरब डॉलर की अंदिया दिया है हमें कि इन्वेस्टमेंट्स होंगी इन्हीं, यानी हमारे मुल्क में एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर में होंगी, मादनियात में होंगी, आईटी में होंगी। ये सिर्फ हमारी ख्वाहिश नहीं है सेक्टर्स की, ये वो मुमालिक बिलखसूस सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, हमारे दोस्त जो कतर में हैं, इन तमाम लोगों की ख्वाहिश है इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना। तो उनकी ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखते हुए इन सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया है, अपने एसेट्स को मद्देनज़र रखते हुए इन सेक्टर्स को सामने रखा गया है और तरीक़ाकार तय किया गया है कि ये जो आपने हमारे प्रोग्राम में भी बताया था, सऊदी अरब से जो $24 बिलियन एक तरह से $22 बिलियन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम यूएई, तो ये क्या अगली हुकूमत में अंदिया है उसका यूएई ने दिया है। ये तो हुकूमत रियासत के साथ में इन्वेस्टमेंट करनी, हुकूमत के साथ थोड़ी कोई इन्वेस्ट करता है। आप वैल्यू प्रोपोजिशन किसी मुल्क की जो होती है उसमें इन्वेस्ट करते हैं। अगर कोई नई हुकूमत आ जाएगी, भले हमारी आ जाए, किसी और की आ जाए, जिसे लोग चाहें, पाकिस्तान की मादनियात तो नहीं चली जाएंगी। ऐसा तो नहीं कि अगर हम ही सिर्फ जीतेंगे तो मादनियात, तो ये फॉर श्योर इंशाल्लाह आप कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स आनी ही है। हमारे जो बच्चे बच्चियां, जी ये आप समझ गया मैं आप क्या, तो ज़ाहिर है ऑब्वियसली स्टेट लेवल पर ये चीज़ हो रही है। उसी के लिए ये तरीक़ाकार भी जो तय किया गया है उसमें नाम नहीं लिखा है, उसमें लिखा है वज़ीर आज़म उसको लीड करेंगे।
या वज़ीर जो प्लानिंग के हैं वो उसको लीड करेंगे, या वफाकी काबीना के अराकीन इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। तो उस वक्त जो भी वफाकी अराकीन होंगे काबीना के, ये जो भी प्राइम मिनिस्टर, आपकी गवर्नमेंट अगर आ गई तो सर प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे? नवाज शरीफ साहब होंगे या शहबाज शरीफ साहब होंगे? देखिए, इसका फैसला तो पार्टी करेगी, लेकिन ये तो आप शहबाज शरीफ साहब से भी अगर आज पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि इसका फैसला नवाज शरीफ साहब करेंगे और पार्टी करेगी। तो मैं भी वही कहूँगा जो वज़ीर आज़म कहेंगे कि इसका फैसला जो है पार्टी करेगी और नवाज शरीफ साहब करेंगे। अच्छा, अब ये बताइएगा मुझे, ये जो आपने हाल ही में ये ज़खायर को 20 अरब डॉलर ऊपर ले जाने की बात की, किस तरह पॉसिबल होगा? और ये जो बिजली की कीमतों में भी फ़ी यूनिट 4 से 8 रुपये और गैस की कीमतें भी बढ़ाना पड़ेंगी अभी जो जून में करना है आप लोगों ने, तो ये तो बड़ा फिर आवाम पर बर्डन आ जाएगा इसका। देखिए, अभी कुछ चीज़ें तो शॉर्ट टर्म है। अभी ये शॉर्ट टर्म में आपने देखा कि जो पाकिस्तान को $3 बिलियन का जो एक पैकेज IMF का मिला है, उसके बाद हमारी एबिलिटी टू रेज़ कैपिटल कमर्शियली भी कितनी बढ़ गई है। यानी वो बॉन्ड जो 25 पैसे का या 30 पैसे का हो रहा था, $1 का, यानी डॉलर में हो रहा था, $1 का बॉन्ड जो 30 सेंट पे ट्रेड हो रहा था, वो अब 70-80 सेंट के ऊपर चला गया है। शायद उससे भी आगे चला गया हो, मुझे मालूम नहीं, मैंने ट्रैक नहीं किया। इसका मतलब है कि अगर आज हम दोबारा मार्केट में जाएं और हमने कैपिटल रेजिंग करनी हो अपने रिजर्व्स को बिल्ड करने के लिए, अपनी इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, तो हमारे लिए किसी हद तक आसानी पैदा हो गई है कि हम अपना बॉन्ड का इजरा करें या सुकूक का इजरा करें और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स के लिए कैपिटल की रेजिंग करें। एक तो ये बहुत अहम सवाल चीज़ है। दूसरा ये है कि वो तमाम मुमालिक जिन्होंने ये 40-50 अरब डॉलर यानी 40-50 हज़ार मिलियन डॉलर का अंदिया दिया है कि वो पाकिस्तान में इन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको भी एक तरह से कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ यार, ये मुल्क जो है अब आगे की तरफ जा रहा है। तो ये भी बात उसके साथ साथ रहेगी। और दीगर जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टर्स, जिनमें एक नाउमीदी, अगर आप यहाँ वहाँ घूमें तो जो सबसे बड़ी मुझे प्रॉब्लम नज़र आती थी वो नाउमीदी की थी। जिससे बात करो वो नाउमीद है, जिससे बात करो वो नाउमीद है। और मैं ये कहता था कि यार 200 मुमालिक दुनिया के हैं, ये ऐसी नाउमीदी कहीं नहीं है। ये मुल्क सबसे नीचे तो नहीं है, आप इतने नाउमीद क्यों हैं? हाँ, हम मुश्किल वक्त में से गुजर रहे हैं। हमने कुछ पोलराइज अपनी फ़िज़ा इतनी ज़्यादा कर दी कि हर एक ने लान तान कर के हर एक के जहन में ये डाल दिया कि ये बर्बाद हो गया मुल्क, ये बर्बाद हो जाएगा मुल्क, ये बर्बाद। अरे भाई, काहे को बर्बाद हो जाएगा? तो वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जब आएगा, जो आ रहा है, तो फिर हमारे अपने जो इन्वेस्टर्स हैं, इतने इतने बड़े इन्वेस्टर्स हैं। IPP का पहला राउंड फॉरेन इन्वेस्टर्स ने किया, IPP के दूसरे राउंड में पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स थे। तो उसी तरह जब ये पता चल रहा है कि IMF का प्रोग्राम भी वापस आ गया है, कुछ रुपए की कदर में भी बेहतरी आई है, कुछ बॉन्ड की कीमत में भी इजाफा हुआ है, कुछ बैनुल अक़वामी सतह पे इन्वेस्टमेंट्स भी आ रही हैं, तो हमारे अपने भी लोग जो हैं वो बढ़ चढ़ के इन्वेस्टमेंट्स में हिस्सा लेंगे। अच्छा, इस बजट के अंदर जो ये बताइएगा कि डॉक्टर साहब, ये जो 50% तक की खबरें आ रही हैं गैस की कीमतों में इजाफे की, तो ये गरीब आदमी की तो कमर टूट जाएगी। तो पहले भी टूटी हुई है वैसे, और मज़ीद टूट जाएगी। भाई देखिए, गैस का तो मुझे पता है, ये मैं आप अभी दफ्तर में ही बैठा हुआ हूँ, यहीं पे आपने कैमरा भेजा है, तो अगर गैस की कीमत को में कुछ इजाफा होता तो कम से कम मुझे तो पता होना चाहिए था। नहीं बढ़ा रहे, और ये आप मुझे खबर दे रहे हैं और मैं आपकी खबर सुन रहा हूँ। आप नहीं बढ़ा रहे? कागज़ वागज़ में उठा के अभी देखूंगा कि कहाँ से आपको ये बात पर है। नहीं, हमें कुछ देखिए ना, ओगरा ने कोई सा रिकमेंडेशन कहा था कि हमने अपना जो सर्कुलर नहीं, ओगरा ने तो रिकमेंडेशंस दी हुई हैं भाई। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जिस तरह हमने आपको पहले बताया था कि हमने पहली मर्तबा हमारे अपने जो वेल हेड हैं उसका सर्कुलर डेट ख़त्म कर दिया है। अब उस सर्कुलर डेट ख़त्म करने के बाद जो रुपए और डॉलर के तनासुब में कमी बेशी आई है, उसका जो इम्पैक्ट है उसको हमने अपनी प्राइसिंग में लेना है। इसी तरह अभी तक हमने LNG, मैंने पहले भी कई मरतबा कहा, LNG को अपनी प्राइस बास्केट में डाल के सर्कुलर डेट नहीं ख़त्म किया। सिर्फ वेल हेड के अंदर हमने 4 अरब रुपए का एक्सेस सरप्लस पैदा किया था। अब वो सरप्लस जो है वो रुपए की डिवैल्यूएशन के अंदर खाया गया। अब हमने नई जो प्राइसिंग करनी है, हमने मेक श्योर करना है कि कम से कम हमारे वेल हेड्स जो हैं उनमें से सर्कुलर डेट का इजरा ना हो। तो थोड़ी प्राइसिंग को जो एडजस्ट करना पड़ेगा वो शायद करना पड़े हमें। LNG को अभी भी मैं समझता हूँ हमारे मुल्क में आज भी हमने 2-3 घंटे की उस पर बात की है कि इसको कैसे ट्रीट करें। इसका भी सर्कुलर डेट आखिर को तो हमें ख़त्म करना है ना, तो उसके लिए भी तगदो जो है वो जारी है।
तो मैं समझता हूँ प्राइस अगर एडजस्ट भी होगी तो उसमें एक तो ये 50% का नंबर खुदा शाहिद है मेरे पास नहीं है, होगा आपके पास, किसी ने मईशत के एक्सपर्ट ने आपको कैलकुलेट कुछ करके दिया होगा, लेकिन हम भी सारा दिन ये कैलकुलेशंस करते रहते हैं। मेरे सामने ये अभी तक नहीं आई है, जो आएगी मैं आपके सामने पेश कर दूंगा। लेकिन एक बात मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि हमारी हत्तुल इम्कान कोशिश होगी कि हम गरीब आदमी पे बोझ नहीं डालें। पिछली मरतबा 60 से 66% लोग जो हैं, या हमने उनकी गैस का बिल कम कर दिया था या उतना ही रखा था जितना पहले था, और जो कीमत बढ़ाई थी वो दीगर शोबाजात की बढ़ाई थी, या वो लोग जो थोड़े साहिब हैसियत हैं उनकी कीमत बढ़ाई थी। सर ये बताइएगा जो 1700 बिलियन का सर्कुलर डेट है गैस सेक्टर का, ये किस तरह कीमतें बढ़ा के पूरा करेंगे? नहीं, देखिए, नहीं, हम तो फ़्लो को ख़त्म कर रहे हैं ना, फ़्लो को ख़त्म कर रहे हैं, यानी उसके अंदर इजाफत जो है, जो वेल हेड के गैस की इजाफत है उसे रोक दिया गया है। LNG की अभी भी इजाफत है उसमें, उसको हमने देखना है कि कैसे हमने उसको कंट्रोल करना है। मगर जो ओवरऑल 1700 बिलियन का जो स्टॉक है, यानी जो पिछली 4-5 साल में पिछली हुकूमत ने जो इकट्ठा कर दिया, और हमारे दौर में भी थोड़ा हुआ है, उसका ट्रीटमेंट जो है उसके लिए कुछ रिकमेंडेशंस वज़ारत ख़ज़ाना को दी गई हैं। वज़ारत ख़ज़ाना ने बहुत उसके ऊपर काम भी किया है, वो एक तरीक़ाकार है उनके गुमान में। देखिए उसको, वो तरीक़ाकार अगर अपनाया गया तो उसमें भी बहुत बड़ी कमी आ जाएगी, मगर वो अभी फाइनलाइज नहीं हुआ। उसका तरीक़ाकार तय हो गया, उसकी कुछ थोड़ी सी कैलकुलेशंस भी हो चुकी हैं, तरीक़ाकार पे भी। सर इस पे IMF ने कोई कंडीशन रखी है आपसे? फाइनलाइज नहीं हुआ। नहीं, मेरे ख्याल में IMF की तो ज़्यादातर कंडीशनैलिटीज़ इसी चीज़ पे थी कि आप गैर ज़रूरी अनबजटेड सब्सिडीज़ ना दें, वो तो हमने पहले ही ख़त्म कर दी थी। तो अभी मैंने आपको जो बताया ना, ये LNG वाला जो मामला है, उसके अंदर हमारे पास बजट नहीं होता, या हम बजट नहीं रखते, या इस मरतबा हमने नहीं रखा क्योंकि सब्सिडीज़ हम नहीं दे पाएंगे। हम कैसे सारा मुल्क बर्बाद कर दें किसी एक सेक्टर के लिए? तो उसमें हमें सर्दियों के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं कि उसको कैसे मैनेज करेंगे, तो इंशाल्लाह अच्छे से उसको मैनेज किया जाएगा। हम एक प्लान दे जाएंगे, जो भी आएगा वो फिर उसको मैनेज करेगा। थैंक यू सो मच। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम, हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे हैं कि कोशिश ये करेंगे कि ज़्यादा बर्डन गैस की कीमतों का पास ऑन ना हो आम आदमी के ऊपर, और उनका ये ख्याल है कि जो कुछ ऑर्डिनेंस के ज़रिए होना है, जिसने जो किया है, जो बोया है, अब उनको शायद काटना पड़ेगा, लेकिन ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं है। रातों रात ये ऑर्डिनेंस सामने आया है। देखते हैं कि अब इस ऑर्डिनेंस के नताइज क्या निकलते हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ अहम इशूज़ पर मज़ीद बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन ने मुल्क वापसी के बाद सियासी राब्ते तेज कर दिए हैं। इस हवाले से कल ये खबर आई कि पंजाब के 30 साबिक अरकान असम्बली के पार्टी में शमूलियत का इम्कान है। ये भी कहा गया कि इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में भी राब्ते किए गए हैं, अहम शख्सियात से मामलात तय हो रहे हैं। याद रहे कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी पर पंजाब सेंट्रिक जमात का टैग लगा हुआ है। अगरचे सिंध से भी PTI के साबिक ओहदेदार शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं, लेकिन मुतहर्रिक नजर नहीं आ रहे। दूसरी तरफ अगले चंद दिनों में साबिक वजीर दिफा और PTI के साबिक सूबाई सदर परवेज खटक भी अपने मुस्तकबिल का फैसला करने जा रहे हैं। अपने हालिया बयान में परवेज खटक ने चेयरमैन PTI को 9 मई के वाकयात का जिम्मेदार ठहराया और अपने खिलाफ इशू होने वाले शो कॉज नोटिस को मुस्तरद कर दिया। याद रहे कि परवेज खटक साबिक पार्टी अरकान असम्बली से मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत में मसरूफ थे, जब उनके खिलाफ पार्टी के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने शो कॉज नोटिस जारी किया। परवेज खटक का इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने का इम्कान अब भी मौजूद है। मजीद कौन कौन से रहनुमा IPP को ज्वाइन करने जा रहे हैं, इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की तर्जुमान फिरदौस आशिक आवान साहिबा। फिरदौस साहिबा, कल पंजाब के 30 अरकान असम्बली जो हैं उनसे मुताल्लिक ये खबर चल रही है कि IPP में उनकी शमूलियत का इम्कान है। ये कब होने जा रही है उनकी ज्वाइनिंग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल, बेसिकली देखें, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी एक ऐसा प्लेटफार्म है जो इस वक्त वो तमाम
इलेक्टेबल्स, अवामी नुमाइंदे, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, सियासी कारकुनान और वो तमाम अफराद जो ये समझते हैं कि उनकी मुस्तकबिल की सियासत जो है वो जिस प्लेटफार्म से प्रमोट हो सकती है, आगे चल सकती है, सपोर्ट वो लोगों को कर सकते हैं, मुल्क की खिदमत कर सकते हैं। इन हालात में जहाँ पाकिस्तान इस वक्त खड़ा है, पाकिस्तान को एक ऐसे एनवायरनमेंट की ज़रूरत है जहाँ पे सब सर जोड़ के मिल बैठ के एक लाए अमल तय करें। तो ये एक ब्रॉड कैनवस पे हमारा जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का, उस पे हम काम कर रहे हैं। आपने शुरू में कहा कि अभी तक ये पंजाब सेंट्रिक पार्टी लग रही है। आप हर आने वाला दिन देखेंगे कि ये पार्टी जो है वो तेज़ी से बाकी सूबों में जिस तरह से पजीराई हासिल करेगी और जिस तरह क्यू में लगे लोग जो हैं इसको ज्वाइन करने के ख्वाहिशमंद हैं, राब्ते कर रहे हैं। लेकिन देखना ये है कि एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट थी और जो आपको मैं बार बार कहती रही हूँ कि जो सियासत करे और जिस जमात में जाए उसको इज़्ज़त मिलनी चाहिए। हमारा ये एजेंडा है कि जिसको हम पार्टी में शामिल करें, जिसको हम बाज़ाब्ता तौर पे शमूलियत कराएं, तो फिर हम उसकी इज़्ज़त वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाएं। और होमवर्क करके हम यही नहीं है कि एक एक हल्के से हम 6-6, 7-7 लोगों को कैंडिडेट डिक्लेयर कर दें, फिर उनको गुत्थम गुत्था कराएं, उनकी नूरा कुश्ती कराएं, फिर उनको जो है वो टिकटों के नाम पे लंडा बाज़ार लगाएं, टिकटें बेचें और फिर उसके बाद कहें कि जी जो लेफ़्ट ओवर हैं वो वेट करें अपनी बारी का, और फिर वो बाहर बोर्ड लगाएं कि ख़रीदा हुआ टिकट वापस नहीं होगा। हम इस तरह की कोई सियासत तो आप लोग बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव हुए हुए हैं, बहुत ज़्यादा का जो ऐसी सियासत हुई उसकी सिलेक्टिव, ये इम्पॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि हर वो शख्स जो हमारे से राब्ते में है या वो चाहता है कि वो IPP का हिस्सा बने, तो जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब और पूरी टीम बैठ के उस पर कंसेंसस करती है, कंसल्टेशन होती है पहले, फिर तो फिरदौस साहब ये मोस्टली लोग जो आ रहे हैं ये सेंट्रल पंजाब के हैं या नॉर्थ पंजाब के हैं? जो 30 फॉर्मर नेशनल असेंबली के मेंबर्स का कहा जा रहा है जो ज्वाइन करना चाहते हैं आपको, वो सेंट्रल के हैं या नॉर्थ पंजाब के ज़्यादा? ये मिक्स एंड मैच है, सेंट्रल और नॉर्थ दोनों से हैं? दोनों से। ओके और परवेज़ खटक साहब का क्या स्टेटस है? क्योंकि मेरी मालूमात ये थी, काफ़ी अरसे से मैं ये कह रहा हूँ कि परवेज़ खटक साहब ने अल्टीमेटली IPP ज्वाइन करनी है, पर वो अपना एक ग्रुप अलाइन कर रहे थे। वो फॉर द टाइम बिंग, हम KP के कल्चर को समझते हैं, वहाँ पर ज़रा वो चाहते थे कि एकदम से अलहदा ना हो और फिर अपना एक ग्रुप बनाएं और उसको साथ लेके PTI के उससे ही चलाते रहें, लेकिन वक्त आने पर वो IPP को ज्वाइन कर लें। लेकिन अब क्या वो डायरेक्टली ज्वाइन करने जा रहे हैं? देखिए, जो KPK के पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं आदिल, वो टोटली डिफरेंट है, और उस डायनामिक्स को सामने रखते हुए उनको ये देखना है कि किस तरह उन्होंने अपनी पॉलिटिकल स्पेस जो है उस सूबे के अंदर मेंटेन करनी है और फिर सस्टेन करनी है, और फिर जो क्रिएट इस वक्त की है उन्होंने, उसको उन्होंने किस तरह प्रोटेक्ट करना है। तो ये उनकी सोच है, अपना एक लाए अमल है, एक सियासी हिकमत अमली है। लेकिन हमारी ख्वाहिश ये है कि वो हमारे साथ आएँ, उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। लेकिन इन दी लॉन्गर रन कोई ऐसी चीज़ जो इस वक्त वहाँ के सूबे की सियासत के अंदर अवाम की ख्वाहिशात को प्रोटेक्ट करे, उनको सपोर्ट करे या उनको साथ लेके चलने के लिए जो भी लाए अमल वो तय करना चाहे, ये उनका हक है और हम उनको सपोर्ट करेंगे। राब्ता हुआ है आप लोगों का इस दौरान? देखिए, सियासी सतह पे आपको पता है कि हर वो लीडर जो अवाम की सियासत करता है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहता है, लेकिन फ़ैसले वो उस वक्त करता है जब पहले वो अपने हल्के, अपनी ग्राउंड रियलिटीज़ और उसके साथ एसोसिएटेड जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। तो इस सोचो विचार के अमल से वो गुज़र रहे हैं, रवाबत भी हुए हैं, लेकिन ख़त्मी तौर पे अभी कोई फ़ैसला या लाए अमल उनकी तरफ से सामने नहीं। मेरी मालूमात यह है कि वो IPP ही ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, पहले तो उन्हें
एक ऑर्गेनाइज तरीके से अपने जो बिखरे हुए मोती हैं उनको उस तस्बीह में परोना पड़ेगा, और फिर तस्बीह जो है वो किसके गले में वो डालते हैं ये फ़ैसला उन्होंने करना है। लेकिन अभी वो तस्बीह के दानों को परोने में मसरूफ़ है और देखते हैं कि वो 33 वाली तस्बीह बनाने में कामयाब होते हैं या 100 वाली बनाने में कामयाब होते हैं। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताया उनका जो रीसेंट स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने खान साहब को 9 मई के वाक़यात का जिम्मेदार करार दिया है, आपके नज़दीक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है? बिकॉज वो क्लोज भी रहे हैं, वो कई मामलात पार्टी के बिहाफ पर करते रहे हैं, मेरे इल्म में है, चाहे हुकूमतों से राब्ते हों, सियासी जमातों से राब्ते हों, एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते हों, परवेज़ खटक साहब करते रहे। उनका इस स्टेज पर यह बयान देना कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है पीटीआई के लिए या चेयरमैन पीटीआई के लिए? देखें, ये वो रियलिटी है जो पब्लिक नहीं हुई, और जब ये पब्लिक होती है तो जो चेयरमैन पीटीआई के चाहने वाले हैं वो ये समझते हैं कि ये कोई कॉन्स्पिरेसी है, ये कोई उनके ख़िलाफ़ प्लांटेड नैरेटिव है। उनको जो तो इमरान खान साहब या चेयरमैन पीटीआई के साथ जिसने काम कर लिया, जो उनके करीब रहा, जिसने उनको करीब से देखा, उनका सबका शौक़ पूरा हो गया, वो तमाम हक़ाइक़ उनके सामने आ गए, उन्होंने उनको अच्छी तरह से एनालाइज भी कर लिया और देख लिया कि वो अपनी ज़ात से आगे अपनी काज को जितनी दफ़ा भी उस पर कुर्बान करना पड़ा, अपनी ज़ात पे अपनी काज को वो 1 मिनट नहीं लगाते और वो कुर्बान कर देते हैं सिर्फ़ अपनी अना की तस्कीन के लिए। और जो उनकी ज़ात है उसके उस शहर के अंदर वो गुरूर, तकब्बर और उसके साथ जुड़ा जो उनका एक ज़ाती बयानी है वो उनको किसी सूरत भी चैन नहीं लेने देता कि वो डिस्कशन, डायलॉग, कंसेंसस की तरफ बढ़े। तो परवेज़ खटक साहब का ये जो बयान है इस हवाले से हक़ाइक़ को रिफ़्लेक्ट करता है कि जो 9 मई के वाक़यात थे उसका ताने बाने तो पहले दिन से सारी कौम को पता है कि ज़मान पाक से जुड़े हुए हैं, लेकिन उसकी डोरियां भी ज़मान पाक से हिलाई जाती नहीं। लेकिन उसके बाद का जो सितम ज़रीफ़ी ये है कि वो सिर्फ़ 9 मई के बाद उन्होंने अपने इन सारे अमाल से तौबा नहीं की या वो पीछे नहीं हटे, उन्होंने ये वो तमाम स्याहकारियां। आपके ख्याल में ये खतरनाक बात है अगर परवेज़ खटक साहब इसको एंडोर्स करते हैं? नर्सरी को उन्होंने बंद नहीं किया। देखिए, ये उस नर्सरी बंद नहीं हुई ना, उन्होंने उस नर्सरी की ग्रोथ जारी रखी और उन्होंने ये कोशिश की कि ये बयानियां जो है मरने ना पाए, और इसको ज़िंदा रखने के लिए उन्होंने हर तरह की मसनूई हथकंडे इस्तेमाल किए। ठीक, फिरदौस साहब अगर आप दुबई पर बात करना चाहता हूँ, ये मियाँ साहब की आपके पार्टी रहनुमा की मियाँ नवाज शरीफ से राब्तों की भी खबर आई, खासकर पंजाब की सियासी सूरत हाल के ऊपर, तो वहाँ क्या गुफ्तगू हो रही है PMLN के साथ आप लोगों की? और आपके पार्टी के सदर अलीम खान साहब ने शहबाज काबीना में शामिल 2 पार्टी के जो रहनुमा थे उनको काबीना छोड़ने का भी कहा था, उन्होंने अभी तक कैबिनेट क्यों नहीं छोड़ी? देखिए, जहांगीर तरीन साहब का इंतज़ार हो रहा था क्योंकि ही इज़ हेडिंग द पार्टी और डिसीजंस उन्होंने लेने होते हैं, तो चूँकि सदर की एक ऑब्जर्वेशन, एक रिकमेंडेशंस जो थी वो सामने उनके रखी गई है, तो ही इज़ बैक इन द कंट्री, तो डेफिनेटली इस पर बात होगी और उस हवाले से हतमी फ़ैसला जो है वो जल्द आपसे भी शेयर करेंगे और उनको भी वो इंस्ट्रक्शंस जो मुनासिब समझेंगे देंगे। तो इस मुलाकात में जो दुबई में हुई है इसके बारे में ज़रा बताइएगा। हाँ दिल, बेसिकली दुबई की मुलाकात में चूँकि ये एक अनफॉर्चुनेट सीन है कि हमारे फ़ैसले इस कौम के, इस मुल्क के कहीं दूसरे मुल्कों में बैठ के डिबेट हों, डिस्कस हों या डायलॉग उस पर हो, लेकिन चूँकि PDM की गवर्नमेंट का जो एक राय वतीरा या ओवरऑल इनका कंडक्ट, उसके अंदर ये इस किस्म की मुलाकातें सुनने में आती रही हैं, लेकिन हमारे साथ बहसीत जमात कोई इस हवाले से ना कोई कंसल्टेशन हुई है, ना डिस्कशन हुई है और ना कोई प्रॉपर कोई डिसीजन हुए हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमें इनफरादी हैसियत से इस आने वाले इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करना है
और हमने अपने ज़ोरे बाजू पे उन तमाम हलकों में जहाँ जहाँ मुमकिन हो सका अपने कैंडिडेट खड़े करने हैं और एक स्ट्रगल करनी है और उस पॉलिटिकल स्पेस को ऑक्यूपाई करना है और किसी सूरत भी हमने अपनी इनफरादियत पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना और किसी दूसरी जमात के साथ मिल के इलेक्शन लड़ना जो है हमारे एजेंडे का हिस्सा नहीं है। क्योंकि अगर ये सारे लोग 13 जमातें जो थी ये बिल्कुल ठीक काम कर रही होती, अवाम में इनकी पजीराई होती, अवाम इनको ओन कर रही होती और मौजूदा इस वक्त के क्राइसिस के अंदर ये इन्होंने उसको ख़त्म करने के लिए अवाम की तवक्कुआत की पासदारी करते हुए 100% कंट्रीब्यूशन की होती तो हमारे जन्म की फिर ज़रूरत नहीं थी। IPP तो पीडीएम का फेलियर जो है वो आपके जन्म की वजह बना है कि जो पीडीएम ऑफ कोर्स जो डिज़ास्टर जो क्राइसिस जो फेलियर है उसके अंदर से ही जब चैलेंज आते हैं कौमों पे तो उसी से अपॉर्चुनिटीज़ जन्म लेती हैं। तो ये जो चैलेंज था जिससे ये कौम गुजरी है IPP इंशाल्लाह एक अपॉर्चुनिटी बन के कौम के सामने। तो अब आपके दो वजीर उधर क्या कर रहे हैं, वो अभी तक क्यों नहीं बाहर निकले इस फेलियर से? करेंगे देखिए वो चूँकि एक पार्टी डिसीजन है, लीडरशिप ने फैसले करने हैं तो तरीन साहब की एब्सेंस में कोई ऐसा फैसला हो नहीं सकता था। वो एक उनको इंस्ट्रक्शंस तो दी गई लेकिन हतमी फैसला तरीन साहब ने ही करना है, तो उसके हम सब मुंतज़िर हैं। थैंक यू सो मच। फिरदौस आशिक अवान साहिबा मौजूद थी, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर भी रही हैं, तर्जुमान है IPP की, और बता रही थी कि अगले इलेक्शन में हमने ख़ुद से अपनी पार्टी को स्ट्रेंथन करके इलेक्शन में जाना है, किसी की सपोर्ट से हम जो है वो नहीं आगे जाएंगे और हमारा अपना PM का कैंडिडेट होगा, ये IPP काफ़ी टाइम से कह रही है। परवेज़ खटक साहब के बारे में बहुत होपफुल है कि शायद वो भी IPP ज्वाइन कर लेंगे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज़रा गिलगित बल्तिस्तान की सूरत हाल पर बात करेंगे। वहाँ पर वज़ीर आला उनकी डिग्री जाली निकल आई है और वो अपने ओहदे से फारिग हो गए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इसमें मज़ीद बात करेंगे। वेलकम बैक। गिलगित बल्तिस्तान की चीफ कोर्ट ने वजीर आला खालिद खुर्शीद खान को जाली डिग्री केस में नाअहल करार दे दिया है। पीपल्स पार्टी के रुकन GB असम्बली गुलाम शहजाद आगा ने वजीर आला खालिद खुर्शीद खान की लॉ डिग्री को चैलेंज करते हुए आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 62 और 63 के तहत उनकी नाअहली का मुतालबा किया था। 29 मई को चीफ जज ने 3 रुकनी बेंच तश्कील देते हुए रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत और 14 रोज़ के अंदर केस ख़त्म करने की हिदायत की थी। इससे पहले 12 मई को हायर एजुकेशन कमीशन ने वज़ीर आला की लंदन से हासिल की गई लॉ डिग्री को जाली करार देने के बाद HEC का इक्वलेंस सर्टिफिकेट मनसूख करने का ऐलान किया, जो सितंबर 2022 में जारी किया गया था। अहम बात है कि आज सुबह अपोजिशन जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले 9 अरकान असम्बली ने वज़ीर आला के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई थी। इस मामले पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गिलगिस्तान से हम TV के ब्यूरो चीफ वजाहत अली। ज़रा मुझे ये बताइएगा कि ये सब क्या मामला हुआ है कि आज ही तहरीक अदम एतमाद आई और आज ही नाअहली भी हो गई। GB में ये क्या रहा है? बासिर साहब, असल में ये था कि ये पूरा सिनेरियो जो बन रहा था पिछली गुज़िश्ता तकरीबन ये कि 6 महीने से ये जाली डिग्री केस की जब ये खबर सामने आई, फिर उसके बाद ये इशू उठा और उसके साथ फिर ये अदालत में चला गया। पहले ये इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान में ये गया, फिर उसके बाद वहाँ से वज़ीर आला जो है इसने पिटीशन दायर की चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कि ये केस जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं सुन सकता है, जिसकी वजह से इस केस को उठा के चीफ इलेक्शन कमिश्नर से चीफ कोर्ट में लेके आ गया। फिर वहाँ पे 3 रुकनी लार्जर बेंच बन गया और उसके बाद इसकी ट्रायल होता रहा। और उसके बाद जब वफाक के अंदर जब ये तब्दीलियाँ आई हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे अपोजिशन की तरफ से इसमें बड़ी शिद्दत आई, क्योंकि पीपल्स पार्टी के रुकन जो असम्बली हैं शहजाद आगा ने उसने एक पिटीशन दायर की थी। उसके साथ मुस्लिम लीग नून के जो अराकीन है उसका मुस्लिम लीग नून के अराकीन और पीपल्स पार्टी के राना फरमान और हमीद ने
इस पे पिटीशन दायर की कि इसकी डिग्री जाली है, लिहाजा ये सादिक अमीन नहीं रहे हैं। लेकिन वजाहत साहब हमें ये बताइएगा कि अब एक तो उनके पास कानूनी ऑप्शन क्या है, और दूसरा हाफिज हफीजुर रहमान को जो है वो बुला लिया गया इस्लामाबाद, PMLN के जो साबिक वजीर आला थे, और साथ में पीपल्स पार्टी की भी इस पर नज़र है। अब आपके ख्याल में एक तो ये बताइएगा उनके पास क्या कानूनी ऑप्शन है, और कौन बनने जा रहा है वहाँ पर अब गिलगित बल्तिस्तान में वजीर आला? कानूनी ऑप्शन ये है कि हायर फोरम है इस वक्त सुप्रीम अपील कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान, यहाँ पे ये रिव्यू के लिए जा सकते हैं, रिट पिटीशन दोबारा से चैलेंज कर सकते हैं फैसले को। लेकिन ये है कि सुप्रीम अपील कोर्ट के अंदर 3 जजेस होते हैं। इस वक्त सिर्फ एक जज बैठा हुआ है, चीफ जस्टिस, और उसके साथ 2 जजेस मौजूद नहीं है, और जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम अपील कोर्ट है वो भी मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। अब ये है कि उसके अलावा तीसरा जो ऑप्शन है हुकूमत के पास कि वो अपना जो है उम्मीदवार लेके आए और अपना उम्मीदवार को सामने लेके आए। इस हवाले से इस वक्त भी जो खालिद खुर्शीद थे साबिक वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान के, उसके सदारत में यहाँ पे इजलास जारी है पार्लिमानी पार्टी का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और अब ये डिसाइड करना है इन लोगों ने कि अगला कायदे-ए-अमल कौन होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। वजाहत अली ब्यूरो चीफ हैं गिलगित बल्तिस्तान से, क्या बता रहे थे, बड़ी डेवलपमेंट है जहाँ पर तहरीक इंसाफ से कश्मीर गया, जहाँ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तोड़ दी, वहाँ पर अब गिलगित बल्तिस्तान भी उनके हाथ से खिसकता दिखाई दे रहा है। सियासी हिकमत अमली गलत साबित होने के ये नताइज हैं, और सियासी हिकमत अमली के बजाय जब एग्रेसिव होकर चीज़ों को करने की कोशिश की जाती है तो फिर नताइज क्या निकलते हैं हम देख रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान से भी वज़ीर आला की डिग्री जो है वो जाली निकल आई है, जिसके बाद उनको जो है वो फारिग कर दिया गया। आपने प्रोग्राम देखा, आज अब्बास को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।